पॉलीमर की इस यूनिट के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले देखा कि आखिर पॉलीमर केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है अकॉर्डिंग टू CSIR नेट JR ऑफ केमिकल साइंस एग्जाम। फिर आप लोगों ने देखा कि आखिर किस तरीके से हम आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर पॉलीमर केमिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, कैसे हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, आपने समझा कि आखिर पॉलीमर वर्ड का मतलब क्या होता है, और फिर आप लोगों ने सीखा कि आखिर किस तरीके से हम पॉलीमर को क्लासीफाई कर सकते हैं बाय डिफरेंट बेसिस। आप लोग अलग अलग तरीकों से पॉलीमर को क्लासीफाई कर सकते हो, सारे के सारे बेसिस आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग उसको समझ चुके हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग पॉलीमर के लिए एवरेज मोलर मास निकालते हो। आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों के कोरस्पॉन्डिंग आपका फॉर्मूला क्या होता है वो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, और साथ में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयरली CSIR नेट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 3 of polymer chemistry and I hope कि आप लोगों ने पहले के दोनों लेक्चर देख लिए होंगे और सब कुछ आपको समझ भी आ गया होगा। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी कि आखिर किस तरीके से आप लोग पॉलीमर को क्लासीफाई कर सकते हो। बहुत सारे बेसिस होते हैं, मैंने आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें बताई थी क्योंकि आप लोग उनको पढ़ चुके हो क्लास 11 के अंदर भी, क्लास 12 के अंदर भी। तो आई होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। बाकी जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं पॉलीमर्स के, आपको उन पॉलीमर के मोनोमर को याद करना है कि आखिर उनकी मोनोमर यूनिट क्या होती है और किस तरीके से आप लोग लिख सकते हो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को भी। तो वो चीजें आपको खुद से सर्च करनी पड़ेंगी, आपको खुद से उनको याद करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप उनको खुद से सर्च करो ताकि आपको वो चीजें याद भी हो जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास जो पॉलीमर होता है उन पॉलीमर का मोलिकुलर वेट आप लोग किस तरीके से निकालते हो, उसके लिए आपके पास कुछ फॉर्मुलेस होते हैं। उन फॉर्मुले के ऊपर से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। यानी कि अगर आप लोग पॉलीमर के चैप्टर से स्कोर करना चाहते हो तो आप लोग इन फॉर्मुले को याद रखना, जो कि आपको बताने वाला हूं आज के लेक्चर के अंदर। बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे जो कि आपसे पूछे गए थे प्रीवियस ईयरली CSIR नेट के अंदर। तो क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं नो डाउट, लेकिन आपको फॉर्मुले याद होने चाहिए, तभी आप लोग उन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। बाकी आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मैं आपको बोल रहा हूं लेक्चर के अंदर, बट फिर भी कुछ बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक टाइमली पहुंचती रहे। और साथ में आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी आपको जरूर करना है। वो कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लोग कोई भी अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट कर सकते हो। तो प्लीज यार कमेंट भी किया करो, साथ में आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो वीडियो को। तो शेयर भी करनी है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैंने लिखी हुई आज की हेडिंग दैट इज मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, और सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है दैट इज द मोलर मास डिस्ट्रीब्यूशन और मोलिकुलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स और मोलिक्यूल ऑफ ईच पॉलीमर स्पीशीज Ni एंड द मोलर मास Mi ऑफ दैट स्पीशीज। आप पहले समझते हैं कि आखिर आपका जो पॉलीमर होता है वो किस तरीके से बनता है। मान लो आप पास यहां पर क्या है, कोई भी एक मोनोमर है, पास क्या है, एक मोनोमर है। जब ये मोनोमर दूसरे मोनोमर से कनेक्ट करेगा, बन जाएगा A बन जाएगा, और इस तरीके पास क्या होता है बहुत सारे मोनोमर इस तरीके जुड़ जाते हैं। अब मान लो आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास क्या है, एक सिंपल सा पॉलीमरिक यूनिट है। इसको मैं क्या बोलता हूं, एक सिंपल पॉलीमरिक यूनिट बोलता हूं। इसके अंदर आपके पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके मैं आपको दिखाया 6 मोनोमर, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, आपके पास बहुत सारे मोनोमर जुड़ते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मोनोमर जुड़ते हैं, कभी कभी जुड़ते हैं 4000, 5000, 6000, और आपके पास क्या बनती है, एक पॉलीमरिक यूनिट बनती है इस तरीके से। अब आपके पास क्या होता है, आपके पास जो पॉलीमरिक यूनिट होती है, ये पॉलीमरिक यूनिट आपके पास क्या होता है, दूसरी पॉलीमर यूनिट से करते हैं इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, एक और पॉलीमर होने वाला है, सेम आपके पास क्या होगा, वही पॉलीमर होगा। लेकिन हो क्या सकता है कि आपके पास इस वाली पॉलीमरिक यूनिट के अंदर क्या हो, जितने नंबर ऑफ मोनोमर आपके पास यहाँ पर है, सेम उतने ही नंबर ऑफ मोनोमर आपके पास यहाँ पर नहीं होते हैं। कभी कुछ ज्यादा होते हैं, कभी कुछ कम होते हैं। मान लो पास यहाँ पर क्या होने वाला, पास यहाँ पर 1000, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2000। यानी कि आपके पास जो इंडिविजुअल पॉलीमरिक यूनिट होती है उसके अंदर नंबर ऑफ मोनोमर डिफर कर सकते हैं। और आपके पास बहुत सारी पॉलीमर यूनिट से बनता है, पूरा की पूरा एक पॉलीमर बनता है। पास यहाँ पर क्या होती है, और आपके पास क्या होने वाली है, यहाँ पर एक पॉलीमरिक यूनिट होने वाली है। और इन पॉलीमरिक यूनिट के बीच में आपके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। ये इंटरेक्शन अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्लासिफिकेशन कैसे करते हो वो चीज आप लोग पढ़ चुके हो। तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉलीमर के अंदर, आपके पास एक पर्टिकुलर पॉलीमर के अंदर बहुत सारी क्या होती है, पॉलीमरिक यूनिट होती है जिनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर इस पूरे पॉलीमर का मोलिकुलर वेट क्या है तो आप लोग क्या बताओगे, क्योंकि आपके पास इस वाली यूनिट के अंदर क्या होने वाले, मान लो इसके अंदर आपके पास क्या है 3000 मोनोमर है। आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर है 2000, आपके पास यहाँ पर क्या है 1000 है। अब आपके पास जो अलग अलग पॉलीमरिक यूनिट है उसके अंदर नंबर ऑफ मोनोमर क्या है, अलग अलग है। तो अगर आपको यहाँ पर इस पूरे पॉलीमर का मोलिकुलर वेट बताना है तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इसके लिए अलग आने वाला है, इसके लिए अलग आने वाला है और इसके लिए अलग आने वाला है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेकर आते हैं, हम यहाँ पर लेकर आते हैं एवरेज मोलिकुलर वेट। और आपके पास ये क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं आपको उनके फॉर्मूले याद करने हैं, और वो आपके पास मोलिकुलर वेट, आपके पास वो एवरेज मोलिकुलर वेट किस प्रोसेस के थ्रू आया है, आपको उस प्रोसेस का सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है। उस प्रोसेस के नाम के
ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, इन फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है द इंडिविजुअल पॉलीमरिक चेन रेयरली हैव एग्जैक्टली द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड द मोलर मासेस। मैंने यहां पर क्या दिखाया था, मैंने दिखाया था आपके पास क्या थी, आपके पास ये होने वाली है पूरी की पूरी एक पॉलीमरिक यूनिट। आपके पास यहां पर भी क्या होती है, एक पूरी की पूरी पॉलीमरिक यूनिट होती है। और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि आपके पास किसी दो पॉलीमरिक यूनिट के अंदर क्या हो, बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ यानी कि सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, मोनोमर होते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं है, दैट मींस आपके पास हर एक पॉलीमर यूनिट का मास क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है, मोलर मास क्या आने वाला है, अलग अलग आने वाला है। तो अगर आपको इस पूरे पॉलीमर का मोलर मास निकालना है तो आपको जाना पड़ता है एवरेज के ऊपर। यानी कि आप लोग क्या लेकर चलते हो, आप लोग निकालते हो इसका मॉलिक्यूलर वेट अलग से, आप लोग इसका निकालते हो अलग से, फिर आप लोग उसका लेते हो एवरेज लेते हो। अभी एवरेज निकालने के पास अलग अलग तरीके होते हैं, उनके फॉर्म में डिस्कस करने वाला हूं। मेरे यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट, एंड देयर इज ऑलवेज अ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए एवरेज वैल्यू। इसके यहाँ पास होने वाले मान लो 1000, यहाँ पर आपस होने वाले हैं 900, यहाँ पर होने वाले 800, तो आपके पास अलग अलग नंबर होंगे। दैट मींस आपको यहाँ पर एवरेज को निकालना पड़ता है। वही चीज मैंने यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, डिफरेंट एवरेज वैल्यू कैन बी डिफाइंड डिपेंडिंग ऑन द स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाइड इन प्रैक्टिस। 4 एवरेजेस आर यूज्ड व्हिच आर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल मेथड। ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के बारे में देखा था कि वहां पर वो बात करते हो बिल्कुल इंडिविजुअल मोलिकुलर स्केल के ऊपर जाकर। यहां पर लोग क्या करने वाले, बात करने वाले इंडिविजुअल आपके पास जो पॉलीमरिक चेन है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोनोमर है। यानी कि आप लोग यहां पर भी क्या बात कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल मेथड ही आप लोग यूज कर रहे हो। स्टैटिस्टिकल बेसिस क्यों बोल रहे हो यहां पर इसको, क्योंकि आपके पास यहां पर क्या होने वाले नंबर्स को आप लोग लेकर चलते हो। दैट मींस आप लोग यहां क्या लेकर चल रहे हो, स्टैटिस्टिकल मेथड को लेकर चल रहे हो। आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं जिनके थ्रू आप लोग क्या निकालने वाले हो, नंबर एवरेज मोलर मास निकालने वाले हो, वेट एवरेज मोलर मास निकालने वाले हो। जेड एवरेज में आपके पास होता है, विस्कोसिटी एवरेज भी आपके पास होता है। इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं, एमएन बार, एनडब्ल्यू बार, एमजेड बार और एमवी बार। वी क्यों लगाया है, क्योंकि पास यहां पर क्या है, विस्कोसिटी है। जेड क्यों लगा, पास यहां पर क्या है, जेड एवरेज है। डब्ल्यू क्यों लगा, मैंने यहां पर इसका क्या है, वेट एवरेज है। मैंने यहां पर एन क्यों लगाया, नंबर एवरेज है। और मैंने यहां पर ऊपर बार क्यों लगा रखा है, क्योंकि आप लोग यहां पर क्या लेकर चल रहे हो, एवरेज लेकर चल रहे हो। आप लोग एवरेज कैसे दिखाते हो, बार से दिखाते हो। तो आई होप कि आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई होगी। बाकी आप लोग कभी कभी वेट एवरेज को क्या बोलने वाले हो, मास एवरेज भी बोलते हो। आपको यहां पर इसको भी याद रखना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर कभी कभी मास एवरेज भी बोल सकता है। वेट और मास लगभग एक ही बात होती है, तो आप लोग यहां पर इसको मास एवरेज से भी रिलेट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है कि आपको यहां पर हर एक एवरेज मोलर मास के लिए आपको फॉर्मूले को याद करना है। तो मैंने वो सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए यहां पर एक चार्ट की रूप में लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ एक याद रखना है, उसके बेसिस के ऊपर आपके पास जो बाकी फॉर्मूले वो भी आपके बड़े आराम से याद हो जाएंगे। आपके पास मैंने यहां पर पहले लिखा हुआ है एमएन बार, यानी कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एमआई एनआई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एनआई। आपके पास यहां पर एनआई क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनआई से, यानी कि आपके पास ith वाला नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है और आपके पास ith वाले कितने नंबर है और उस नंबर के कितना मास है, उसके लिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है एमआई भी। आपके पास बेसिकली क्या होता है, आपके पास यहां पर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि आपके पास यहां पर क्या होने वाली है, अलग अलग पॉलीमरिक यूनिट होने वाली है। आपके पास यहां पर क्या होती है, अलग अलग पॉलीमरिक यूनिट होती है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपके पास यहां पर क्या है, आपके पास कुछ 10 पॉलीमरिक यूनिट ऐसी है जिसका मास कितना है, आपके पास यहां पर 5000 है। आपके पास कुछ 20 पॉलीमरिक यूनिट आपके पास मास कितना होने वाला, 7000 होने वाला है। तो बेसिकली मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं एनआई से और एमआई से। एनआई क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉलीमरिक की यूनिट कितनी है आपके पास, और एमआई क्या है, इस पर्टिकुलर यूनिट का मास कितना है, इसको भी आपको गिवन होगा। ये टेबल आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज कर इस एवरेज मास को निकालना है। फिर मैंने यहां पर लास्ट में लिखा हुआ है कि किस मेथड से आप लोग निकालते हो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास को। आपके पास यहां पर कुछ मेथड होते हैं, मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एंड ग्रुप एनालिसिस। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके नाम याद रखने हैं, बाकी आप लोग लैब के अंदर जाकर एक्सपेरिमेंट्स करते हो जिसके थ्रू आप लोग नंबर एवरेज मास को निकाल सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर नाम याद रखना है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर भी एमआई से और डिवाइड भी कर दूंगा इसको एमआई से। पूरा पूरा क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एमआई का स्क्वायर इनटू में एमआई। एमआई इनटू में एमआई क्या हो जाएगा, एमआई का स्क्वायर हो जाएगा। एनआई पास यहां पर पहले से ही था, नीचे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एमआई इनटू में एनआई हो जाएगा। और जैसे ही आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास फॉर्मूला बन जाने वाला है वेट एवरेज मोलर मास का। और जब मैं इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने वाला हूं एमआई डिवाइड बाय एमआई से, यानी कि मल्टीप्लाई भी करूंगा डिवाइड भी उससे बनने वाला है, बन जाएगा समेशन ऑफ एमआई का क्यूब इनटू में एनआई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एमआई का स्क्वायर इनटू में एनआई। आपको यहां पर इसको एमआई से मल्टीप्लाई करना है, आपको यहां पर इसको भी एमआई से क्या बन जाएगा, एमआई क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एमआई का स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा एमजेड का, यानी कि जेड एवरेज मोलर मास का। तो फॉर्मूले बहुत इजी हो जाएंगे आपको याद करने के लिए, क्योंकि आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा यहां पर नंबर एवरेज को, आपको सिर्फ इसी को याद करना है। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है एमआई से, डिवाइड करना है एमआई से, आपको फिर इसको मल्टीप्लाई करना है एमआई से, आपको इसको डिवाइड करना है एमआई से। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर इनके
मेथड भी याद करने हैं कि आखिर किन मेथड से आप लोग इनको डिटरमाइन कर सकते हो। आप लोग निकालते हो वेट एवरेज को विद द हेल्प ऑफ लाइट स्कैटरिंग या फिर स्मॉल एंगल न्यूट्रॉन स्कैटरिंग, एक्सरे स्कैटरिंग या फिर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी। आप लोग प्लीज इन चारों मेथड के नाम को याद रखना, इनके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पूरी की पूरी टेबल हर वक्त याद होनी चाहिए। इस टेबल के ऊपर से बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, आज आपको मैं वो क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। फिर आपके पास यहां पर होता है एमजेड भी, इसको आप लोग डिटरमाइन करते हो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम से। आपके पास यहां पर क्या है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है और यहां पर क्या है, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम है। तो आपको यहां पर इस चीज का भी याद रखना है। फिर आपके पास यहां पर होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास, इसको हम लोग आगे जाकर डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ mi की पावर 1 प्लस का a इंटू में ni डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi ni रेज टू दी पावर, उसकी पूरी की पूरी पावर क्या होती है, 1 बाय a होती है। आपके पास यहां पर a क्या होता है, a आपके पास होता है मार्क-हार्मोनिक एक्सपोनेंट। इसको हम लोग आगे जाकर डिटेल के अंदर और भी पढ़ने वाले हैं। बाकी मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि आप लोग यहां पर mdv एवरेज को कैसे निकालते हो, आप लोग इसको निकालते हो विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। आपको इनके मेथड के नाम ऐसा याद करने पड़ेंगे। और आपके पास यहां पर जो मैंने a लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, इसकी वैल्यू वेरी करती है 0.5 to 1। मैंने यहां पर इसको भी लिखा हुआ है दैट द वैल्यू ऑफ a डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट यूज्ड सिंस द पॉलीमर विल लेस और मोर soluble in different solvent, its value generally in the range of 0.5 to 1। बाकी इसकी वैल्यू टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है और आप जो सॉल्वेंट लेकर चल रहे हो उस सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपके पास अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं, उस सॉल्वेंट का पॉलीमर को ऐड करते हो, फिर चेक करते हो कि उसका विस्कस नेचर कैसा है। तो अगर सॉल्वेंट अलग होगा तो इसका विस्कस नेचर भी अलग होगा। तो ध्यान रखना कि आपके पास यहां पर जो मैंने ए लिखा हुआ है, ये जो कांस्टेंट आपके पास होता है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर भी, और वो डिपेंड करती है कि आपके पास यहां पर सॉल्वेंट कौन सा है, क्योंकि किसी सॉल्वेंट के अंदर पॉलीमर ज्यादा सोल्यूबल होता है, किसी के अंदर क्या होता है, कम सोल्यूबल होता है। या आपके पास क्या होता है, विस्कस एवरेज मोलर मास होता है, जिसको आप डिटरमाइन कर सकते हो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी से। तो आई होप कि फॉर्मूले को याद करने के अंदर या फिर मेथड के नाम याद करने के अंदर कुछ भी ज्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। बाकी अगर आपके पास यहां पर जो ए की वैल्यू है ये 0.5 से आपके पास 1 तक वेरी कर सकती है, तो मान लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम आपके पास क्या होती है, 1 होती है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर ए की वैल्यू को 1 पुट करूं, क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 प्लस का 1 इनके बन जाएगा पास समेशन ऑफ mi का स्क्वायर इनटू में ni डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi इनटू में ni। और अगर आपको यहां पर याद होगा बस फॉर्मूला किस चीज का है, आपके पास ये फॉर्मूला यहां पर होता है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास का। यानी कि अगर आपके पास मार्क-हार्मोनिक एक्सपोनेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो आपके पास ये वाला मास किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। यानी कि आपके पास विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास क्या हो जाएगा, वेट एवरेज के बराबर हो जाएगा। कब होने वाला है, जब आपके पास ए की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी कि 1 होती है। तो अगर आपके पास ए की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास mv एवरेज क्या हो जाता है, mw एवरेज के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ए की वैल्यू 1 नहीं होगी तो हर एक केस में क्या होने वाला है, आपके पास mw क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है mv से। आई होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। बाकी मैंने यहां पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर के अंदर पास यहां पर क्या है, आपके पास यहां पर है mi ni, आपके पास यहां पर है mi का स्क्वायर इनटू में ni, आपके पास यहां पर है mi का क्यूब इनटू में ni। तो आप लोग इसे समझ सकते हो, आपके पास यहां पर क्या होने वाला है, mn आपके पास सबसे छोटा होने वाला है, फिर आपके पास क्या आएगा, mw आएगा, फिर आपके पास क्या आने वाला है, mz आने वाला है। और आपके पास जो mv होता है ये आपका mw के बराबर कब होगा, जब आपका a क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो a है वो 1 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में आपके पास जो mv है वो क्या हो जाएगा, mw से छोटा हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इनको रिलेट भी कर सकते हो। इसके ऑर्डर के ऊपर से भी आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके पास कंप्यूटर क्या बन जाएगा, mn आपके पास सबसे छोटा होने वाला है, फिर आपके पास क्या आएगा, mv आएगा, फिर आपके पास क्या आएगा, mw आएगा, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आने वाला है, mz आएगा। आपको इस ऑर्डर को एज सच याद करना है। ये ऑर्डर मैंने आगे जाकर नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ है, जब हम लोग वो वाला क्वेश्चन करेंगे आपसे पूछा गया था CSIR नेट के अंदर। अब चलते हैं आगे। आप लोगों ने टेबल को याद कर लिया है, अगर आपने टेबल को याद कर लिया है तो आप लोग CSIR नेट के अंदर आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर सकते हो। और मानकर चलो कि आपके पास जो आधे क्वेश्चन है पॉलीमर के वो सिर्फ और सिर्फ इस टेबल के ऊपर से ही थे। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलर मासेस इन ए टिपिकल पॉलीमर सैंपल इज शोन बिलो। आपके पास यहाँ पर एक ग्राफ है, फ्रैक्शन और मोलर मास के बीच में आपको यहाँ पर गिवन है A, B और C और D। और आपको यहाँ बताना है कि जो आपके पास यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है ये किस एवरेज मोलर मास के कोरस्पॉन्डिंग है, आपको सिर्फ वही बताना है। आपके पास यहाँ पर क्या है, नीचे 4 ऑप्शन भी है। बाकी मैंने यहाँ पर नीचे दोबारा से लिखा हुआ है, सबसे बड़ा क्या होता है, MZ होता है, आपके पास क्या आएगा, MW आएगा, आपके पास क्या आएगा, MV आएगा, और आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर MN बार आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर इस ग्राफ को देख रहे हो, आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर है ABCD और आपके पास यहाँ पर क्या है, मोलर मास है। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर जो D है इसकी मोलर मास की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। इसकी एवरेज मोलर मास की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। तो आपके पास किसके बराबर होने वाला है, ये आपके पास होने वाला है
mz बार के बराबर। आपके पास यहाँ पर c क्या हो जाए बराबर हो जाएगा यहाँ पर mw बार के बराबर। आपके पास b क्या हो जाए बराबर होने वाला है यहाँ पर mv बार के बराबर। और आपके पास a क्या हो जाएगा यहाँ पर होने वाला है यानी mn बार के बराबर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इनका ऑर्डर याद रखना है। इसके ऊपर से दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ CSIR नेट, मैंने यहाँ पर ईयर नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन ये आया था आपके एग्जाम के अंदर, उसके अंदर आपके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ A था, B था और C था। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही मार्क्स गिवन थे, आपको 4 मार्क्स नहीं गिवन थे। लेकिन आपको तो चारों मार्क्स के बीच में ऑर्डर पता है, तो आपको चारों मार्क्स के बीच में ही ऑर्डर को याद रखना है। बाकी अगर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया, यहाँ पर जो मार्क होने कोएफिशिएंट है, अगर आपको ये गिवन होगा A = 1, तो ध्यान रखना कि आपके पास जो MW बार पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा MV बार से। तो आपको इसकी कांस्टेंट की वैल्यू भी ध्यान रखनी है। लेकिन अगर ये गिवन नहीं होगा तो आप उसको लेकर चलने वाले हो 1 से छोटा ही, क्योंकि जनरल इसकी वैल्यू क्या होती है 0.5 से 0.8 के बीच में ही होती है। सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉलीमर की इसकी वैल्यू क्या हो जाने वाली है, A के बराबर होती है। तो आपकी इसकी जनरल वैल्यू क्या होती है 0.5 से 0.8 के बराबर होती है। इसीलिए आप हमेशा लेकर चलने वाले, आप लेकर चलने वाले के पास MW क्या होने वाला है, MV से बड़ा होने वाला है। अगर आपको A = 1 नहीं दिया हुआ हो, इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑर्डर मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा हुआ है, इसको आप लोग प्लीज याद कर लेना। इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। मैंने सिर्फ एक लिखा हुआ है, इसके अलावा भी आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके नेट एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट जून 2012 क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग द एडिशन पॉलीमराइजेशन द रिएक्शन प्रोसीड्स वाया। आप लोग देख चुके हो डिफरेंसेस के बीच में कि आखिर एडिशन पॉलीमर के बीच में और आपके पास कंडेंसेशन पॉलीमर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो वहां पर एक डिफरेंसेस था, मैंने आपको फोटो दिखाई थी, उसके अंदर डिफरेंस लिखा हुआ था कि ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल से इनिशिएट होती है। और आपको पता है कि अगर आपकी रिएक्शन के अंदर एक बार रेडिकल बन जाता है तो आपकी जो पूरी रिएक्शन है वो रेडिकल के थ्रू ही जाती है। ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन। अगर आपकी किसी भी रिएक्शन के अंदर कभी भी कोई भी रेडिकल जनरेट हो जाता है तो आपकी जो पूरी रिएक्शन जाने वाली है रेडिकल से ही जाने वाली है। और मैंने आपको डिफरेंसेस के अंदर बताया था, मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, उसमें लिखा हुआ था कि आपके पास जो एडिशन पॉलीमर होते हैं उनकी जो रिएक्शन होती है वो जनरली इनिशिएट की जाती है फ्री रेडिकल की हेल्प से। और अगर आप लोग किसी फ्री रेडिकल की हेल्प से उसको इनिशिएट कर रहे हो, दैट मींस आप रेडिकल की जनरेशन कर रहे हो। और अगर एक बार रेडिकल बन जाता है तो आपके पास पूरी रिएक्शन की जाने वाली है वो रेडिकल के थ्रू ही जाने वाली है। पास नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा हुआ है CSIR नेट दिसंबर 2012 का, जून के अंदर भी आया है, दिसंबर के अंदर भी आया है। क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ और सिर्फ मोलर मास वाले पार्ट से आते हैं, लेकिन कभी कभी बेसिक से भी आ जाते हैं। तो आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना है। पॉलीमर एक छोटी यूनिट है, बाकी अगर आप लोगों ने बड़ी यूनिट अभी तक नहीं पढ़ी है, जैसे आपने क्वांटम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है, तो आप लोग इनको कवर कर लीजिए। आरजे एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कंप्लीट है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर आपकी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत वीक है, अगर आप लोग एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तब भी आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी मैथमेटिक्स यूज नहीं होती है, ना ही फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ना ही ऑर्गेनिक के अंदर और ना ही इनऑर्गेनिक के अंदर। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है कि आपके पास बायो थी और आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो केमिस्ट्री के अंदर मैथ्स की कोई भी जरूरत नहीं होती है। और जितनी मैथ की जरूरत होती है उतनी तो आपको आनी ही चाहिए। उतनी अगर आपको नहीं आएगी तो आप लैब के अंदर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, ना ही फिजिकल के, ना ही ऑर्गेनिक के और ना ही इनऑर्गेनिक के, अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो जो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर है वो केमिस्ट्री का ही पार्ट समझो और उसको केमिस्ट्री समझ के ही पढ़ो। अगर आपके दिमाग में ये बात घुस जाएगी इसके अंदर मैथमेटिक्स जुड़ी हुई है और मेरे पास 11th 12th में मैथ्स नहीं दी, तो फिर तो आप वैसे भी कवर नहीं कर पाओगे। तो जो भी मैथमेटिक्स है मैंने इस चैप्टर के साथ साथ कराई हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आपको कुछ भी बता दी है, मैंने आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया है, बिल्कुल बेसिस से बताया है। तो आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। अगर आप लोग बायोलॉजी साइड के भी हो तब भी आपको समझ में आएगा। आप लोग इनको प्लीज पढ़कर देखिए, आपको ये सब कुछ यहाँ पर समझ में आने वाला है। चलते हैं हम लोग वापस से क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज अ पॉलीमर सैंपल हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन। आपके पास इस टाइप के बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपको देता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। आपको सिर्फ और सिर्फ निकालना होता है mn बार को, mv बार को, mz बार को। आपको फॉर्मूले पता ही हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को आप उनको निकाल सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, दैट इज द पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI ऑफ द पॉलीमर इज। इसको पढ़ने वाले हैं कि आखिर PDI क्या होता है। अभी के लिए मान लो आपके पास PDI क्या होता है, mw बार डिवाइड बाय mn बार होता है। तो आपको mw बार निकालना भी आता है, आपको mn बार निकालना भी आता है, इसके फॉर्मूले आपको पता है। तो आपको इनको कैलकुलेट करना है और फिर आपको इस फॉर्मूले का यूज कर PDI को निकालना है, उसके रेशो को आपको निकालना है। तो यहां पर भी आपके पास कोई मैथमेटिक्स नहीं आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करके निकालना है, अपने mn बार को निकालना है। आपको यहां पर टेबल के अंदर गिवन है कि आपके पास 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसका मास क्या है, आपके पास 1000 है। आपके पास 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मास क्या है 2000 है। आपके पास 40 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मास क्या है 4000 है। तो इनकी वैल्यू यहां पर पुट करना है। आपके पास यहां पर क्या है, समेशन ऑफ ni mi है। तो आपके पास 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका मास क्या है 1000 है,
50 एसेंस का मास क्या है 2000 है, 40 एसेंस का मास क्या है 4000 है। नीचे आपस क्या आ जाएगा यहाँ पर समेशन ऑफ ni आएगा, यानी कि 10 प्लस 50 प्लस 40 आएगा। और जब भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है तो उसके अंदर कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए वो आपको यहाँ पर क्या देता है 10 देता है, 50 देता है, 40 देता है, यहाँ पर क्या देगा 1000 देगा, 2000 देगा, 3000 देगा। कभी भी वो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं देगा। तो आप लोग प्लीज़ इसकी कैलकुलेशन को डिफिकल्ट मत समझना, आपको इतनी कैलकुलेशन तो यहाँ पर करनी ही पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पर 0 को कॉमन ले सकते हो। आपके पास नीचे क्या बनेगा 50 प्लस 10 60 प्लस 40 क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। दैट मीन आपका नीचे क्या 100 है और आप लोग यहाँ पर ऊपर से कर सकते हो 100 को कॉमन ले सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है 100 को मैंने ले लिया कॉमन, इससे मैंने इसको काट दिया, पूरा क्या बनने वाला है यहाँ पर 2700। ये बहुत ज़्यादा हार्ड मैथमेटिक्स नहीं है। दैट मीन आपने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, आप लोगों ने यहाँ पर mn बार को निकाल लिया है। अब आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर mw बार को भी। आपके फॉर्मूला पास क्या होता है समेशन ऑफ ni इंटू में mi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni इंटू में mi, यानी कि mw बार को निकालते वापस यहाँ पर क्या आने वाला है समेशन ऑफ ni mi आएगा। और इसको आप लोग यहाँ पर भी निकाल चुके हो, इसको आप लोग यहाँ पर भी निकाल चुके हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर इस वाली वैल्यू को आगे यूज करने वाला हूँ क्योंकि आपने इसको एक बार निकाल लिया है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर निकाला है mw बार को 10 इंटू में, यानी कि 10 मोलिक्यूल ऐसे इसका मास क्या 1000 है, लेकिन आपको यहाँ लगाना पड़ेगा इसका स्क्वायर 50 इंटू में 2000 का स्क्वायर, 40 इंटू में 4000 का स्क्वायर। नीचे मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है समेशन ऑफ ni इंटू में mi की मैंने यहाँ पर क्या किया है डायरेक्ट वैल्यू को यूज किया है जो कि आप लोगों ने पहले निकाल ली थी, यानी कि 100 इंटू में 1000 प्लस 1600 प्लस का 100। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर इतने सारे जीरो हैं तो मैं जीरो को पहले ही बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। आपके पास यहाँ पर क्या है 1000 का स्क्वायर है, यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है 10 रेज टू दी पावर 3 का क्या है स्क्वायर है, वो क्या बन जाएगा 10 रेज टू दी पावर 6 बन जाएगा। उसको मैंने अलग से ही रखा है, क्या बन जाएगा पूरा बनने वाला है 10 इंटू में 10 रेज टू दी पावर 6। आपके पास यहाँ पर क्या है 2 है, इसको मैं इसमें लिख सकता हूँ 2 इंटू में 10 रेज टू दी पावर 3 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है 2000 को 2 इंटू में 10 रेज टू दी पावर 3, क्योंकि मैं यहाँ पर 10 की पावर को अलग से निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। आपको भी इस तरीके से ही करना है ताकि अभी कैलकुलेशन क्या थोड़ी सी ईजी बन जाए। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 रेज टू दी पावर 6 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होने वाला है 4 हो जाएगा, और जब आपका ये 4 मल्टीप्लाई होगा 50 का क्या बनने वाला है वो 4 इंटू में 50 आपस क्या हो जाता है यहाँ पर होने वाला है वो 200 के बराबर। तो आपस पूरा करने वाला है बनने वाला है 200 इंटू में 10 रेज टू दी पावर 6। आप यहाँ पर क्या आएगा 200 आएगा। तो आप यहाँ पर करेक्शन भी कर सकते हो, आप आगे बन जाएगा यहाँ बनने वाला है 160 इंटू में 10 रेज टू दी पावर 6। तो बेसिकली यहाँ पर 160 नहीं आएगा, यहाँ पर बस आने वाला है 640। कैसे आएगा, आपके पास यहाँ पर आने वाला है 200, आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 640 आएगा। कैसे आया है 4 को 1000 मैंने क्या लिखा, मैंने इसको लिखा है 4 इंटू में 10 रेज टू 3 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, ये अब इसको मैं कर लूंगा इसका भी स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू में 10 रेज टू 6। यहाँ पास क्या होता है होने वाला है 16, और जब मैं 16 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से क्या बनने वाला है वो 64। तो आप यहाँ पर एक जीरो क्या बन जाएगा 640 बन जाएगा। तो मैंने इसको बेसिकली लिख दिया, मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है 640, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है 640 इंटू में 10 रेज टू 6। यहाँ पास क्या है 200 इंटू में 10 रेज टू 6 है। आप प्लीज ये करेक्शन भी कर लेना। आपके पास नीचे क्या था पूरा की पूरा पास होने वाला है ये 27 इंटू में 4 बार 0। ये चीज आप लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, तो आई होप कि आप लोग यहाँ पर इसको भी समझ गए होंगे। नाउ डिवाइडिंग mw बाय mn बार टू डिटरमाइन pdi। आपको यहाँ पर mw बार को डिवाइड करना पड़ेगा mn बार से टू कैलकुलेट pdi। pdi को आपने पढ़ा नहीं अभी तक, लेकिन फॉर्मूला आपको पता चल गया है। आपके पास pdi क्या होता है, pdi आपके पास होने वाला है mw बार डिवाइडेड बाय mn बार। आपको mn बार निकालना भी आता है और आपको mw बार निकालना भी आता है, आप लोग निकाल चुके हो। मैंने यहाँ पर उनको सिंपली डिवाइड किया हुआ है। आपके पास एक निकल गया था 10 इंटू में 10 रेज टू 6 प्लस का 200 इंटू में 10 रेज टू 6 प्लस का 640 इंटू में 10 रेज टू 6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 27 इंटू में 4 जीरो। और ये आपके पास क्या है पूरा की पूरा पास होने वाला है यहाँ पर पूरा की पूरा ये आपके पास निकला है mw बार। यहाँ पास क्या है पूरा की पूरा mw बार है। फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको डिवाइड कर रहा है m बार n से। आपस की वैल्यू क्या है होने वाली इसकी वैल्यू 2700। इसको आप लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हो। तो जब मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट किया पास यहाँ पर क्या बन गया है, फिर से बहुत सारे जीरो बन गए। पास यहाँ पर क्या है 4 जीरो है, पास यहाँ पर क्या है 2 जीरो। पूरा की पूरा क्या बनने वाला है वो 27 इंटू में 27 इंटू में 10 रेज टू 6। और अगर आपके पास बन जाए 10 रेज टू 6 तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसको कॉमन लेके आप लोग काट सकते हो। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर ऊपर से कॉमन ले लिया 10 रेज टू 6। यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा 10 रेज टू 6 इंटू में 27। इससे आपका ये कट गया है। अब कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गई है और आपका आंसर भी इसी फॉर्म के अंदर ही गिवन था। तो आपको न्यूमेरिकल्स अगर आपके पास आएंगे किस टाइप के, जहाँ पर आपको यूज करना पड़ेंगे फॉर्मूले, जहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारे जीरो होंगे, तो आप लोग वहाँ पर जीरो को बाहर कॉमन लेने की कोशिश करो ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या बन जाए ईजी बन जाए। यहाँ पास क्या बन जाएगा 640 प्लस का 200 क्या होता है होने वाला है 840। ये आपके पास यहाँ पर क्या है प्लस का 10 और क्या बन जाएगा 850 बन जाएगा। ऊपर आपके पास क्या आ गया 850 आ गया। तो आपको नीचे सिर्फ और सिर्फ 27 इंटू में 27 ही करना था। और आपको ये पता है कि जब मैं 27 को 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास पहला नंबर क्या
आने वाला है 7 इंटू 7 49 आने वाला है, यानी आपके पास 9 आने वाला है। तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर ऊपर 850 है और आपके पास यहाँ पर क्या है 9 है। तो आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बना करो, आपको सारी की सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, आपको जीरो को कॉमन लेना है और आपको अपने ऑप्शन से सिर्फ और सिर्फ अपने आंसर को मैच कर देखना है। बाकी आपके पास मल्टीप्लाई आने वाला है 729 ही आता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग उसको चेक कर सकते हो, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं होती है, इसको आप लोग विदिन 10 सेकंड बड़े आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है CSIR नेट जून 2012 क्वेश्चन क्या था, द नंबर एवरेज मोलर मास यानी कि MN बार एंड द वेट एवरेज मोलर मास यानी कि MW बार ऑफ ए पॉलीमर ऑब्टेन रिस्पेक्टिवली बाय, यानी कि कौन से मेथड आपको यूज करने हैं। इन मेथड के नाम के ऊपर से और भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने सिर्फ एक ही पिक किया है या फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिक किया हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आपको पता है कि आपके पास जो MN बार होता है इसको आप लोग कैसे निकालते हो, इसको आप लोग निकालते हो विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो आपको पता है कि आपके पास पहला आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है ऑस्मोमीटर ही आने वाला है। दैट मीन आपका सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर आपको ये पता चल गया होगा कि आपके पास विस्कोसिटी कब आता है, जब आप लोग कैलकुलेट करते हो MV बार को। दैट मीन आपके पास ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या गिवन, दूसरा वेट एवरेज मोलर मास गिवन है और आपको याद होना चाहिए कि आप लोग MW बार कैसे निकालते हो, आप लोग इसको निकालते हो विद द हेल्प ऑफ लाइट स्कैटरिंग मेथड। आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक और क्वेश्चन, CSI नेट का क्वेश्चन क्या था, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मीन मोलर मासेस फॉर पॉलीमर एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लाइक ऑस्मोमेट्री, लाइट स्कैटरिंग, सेडिमेंटेशन। करेक्ट रिलेशन बिटवीन मीन मोलर मासेस एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड आर, आपको पता है कि कौन से मेथड यूज करने पड़ते हैं, मैंने आप दोबारा लिखा हुआ है। MW कैसे निकालते हो ऑस्मोमेट्री से, MW कैसे निकालते हो लाइट स्कैटरिंग से, MZO कैसे निकालते हो सेडिमेंटेशन से, MVO कैसे निकालते हो इंट्रिंसिक वेलोसिटी से। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लो, आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। MN क्या है, 1 से 1 आपके पास यहाँ पर क्या है, ऑस्मोमेट्री है। MZ क्या है, 3 से आपके पास MZ यहाँ पर 3 आपके पास यहाँ पर क्या है, 3 आपको यहाँ पर गिवन है सेडिमेंटेशन, ये बिल्कुल सही है। आपके पास MW क्या है, 2 से 2 आपके पास यहाँ पर क्या है, लाइट स्कैटरिंग है, ये बिल्कुल सही है। दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मोलर मास ऑफ अ टिपिकल पॉलीमर विल बी। तो जितने भी क्वेश्चन है आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत पड़ रही है और मेथड के नाम आपको याद करने हैं। तो आपको पता है कि आखिर नंबर एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है और वेट एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आपको सिर्फ उन दोनों फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करना है। आपको दोनों की दोनों फॉर्मूले पता है, वो पता है कि आपके पास MN बार क्या होने वाला है, या पता होता है समेशन ऑफ MI इंटू में NI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ NI। आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने वाला है समेशन ऑफ MI का स्क्वायर इंटू में NI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ MI इंटू में NI। तो बेसिकली आपके पास ये तो कट गया इससे, या आपके पास यहाँ पर पूरा पूरा क्या होने वाला है, समेशन ऑफ MI का स्क्वायर इंटू में NI। आपके नीचे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पास क्या है, समेशन ऑफ NI, यानी कि सारे पार्टिकल का सम आपको यहाँ पर गिवन था क्वेश्चन के अंदर ही। आपके पास यहाँ पर गिवन है कैपिटल N भी, गिवन है NI भी। आपके पास यहाँ पर N गिवन था, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बहुत इजी चीज आप समझ जाओगे कि आपके पास ये क्या हो जाएगा, N के बराबर हो जाएगा। बस पूरा पूरा क्या निकल गया, ये डिवाइड बाय N निकल गया। और जब मैं इस N को लेकर जाऊंगा ऊपर क्या बन जाएगा, वो N रेज़ टू दी पावर -1 बन जाएगा, इंटू में समेशन ऑफ MI का स्क्वायर इंटू में NI बन जाएगा। दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। N इनवर्स इंटू में समेशन ऑफ NI इंटू में MI का स्क्वायर। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी फॉर्मूले याद आपको करने हैं और आपको याद करना है कि किन मेथड के थ्रू आप लोग किस एवरेज मास को निकाल सकते हो। तो आज आपने देखा है PDI को, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने देख चुके अभी तक। फॉर्मूला क्या होता है, MW बार डिवाइडेड बाय MN बार। फॉर्मूला आप लोगों ने देख चुके हैं, बाकी ये होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आगे लेकर चलेंगे कि आपके पास जो मार्कोनी कांस्टेंट था यानी कि A, ये आपके पास क्या होता है, दो चीज नहीं निकल कर आई है, इसको पढ़ने वाले हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया शेयर तो प्लीज आप लोग शेयर भी कीजिए। चैनल के ऊपर नहीं हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है और सब्सक्राइब करते हुए आपको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है। और आपको मेरा काम लगता है अच्छा तो आप लोग RJ अकेडमी की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। एनी सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएबल गाइस। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फोन पे करने के लिए, गूगल पे करने के लिए, फोन पेटीएम करने के लिए 9053519385। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।